वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम हिस्ट्री का चैप्टर लेकर के आए हैं, चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, जो आप भी जानते हैं कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर अकेले 10 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, यानी 80 नंबर में से 10 नंबर इस चैप्टर से आते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नेशनलिज्म इन इंडिया, और मैं आपसे वादा करता हूं कि चाहे वीडियोज की संख्या बढ़ जाए, ड्यूरेशंस बढ़ जाए, लेकिन टॉपिक मैं छूटने नहीं दूंगा और आपसे इसका सारा क्लियरेंसेज हो जाएगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं नेशनलिज्म के बारे में। सबसे पहले नेशनलिज्म किसे कहते हैं? इट इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, टुगेदरनेस एंड कॉमन कॉन्शियसनेस। यह एक भावना है एकता की, एक साथ होने की और एक समान चेतना, यानी अपने देश के प्रति एक समान भावना होने की। It involves a strong identification of a group of individuals। ढेर सारे लोग एक साथ आ सकते हैं और एक पहचान बनाते हैं भारत देश के नाम पर। वो कहलाता है, क्या कहलाता है? नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रीयता कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। हम एक एक करके सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चा लोग। तो पहले बात करते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। एकदम चैप्टर में जैसा लिखा है वैसा ही चलेंगे हम लोग, किताब अपने पास रखिएगा। It caused a new economic and political situation in India। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बाल्कन वाले में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सर वहां पे बाल्कन्स में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थिति सामने आ चुकी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या क्या किया था देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या किया था? न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन बढ़ा दिया था। वॉर लोन्स बढ़ चुके थे, वॉर लोन्स युद्ध के लिए लोन बढ़ चुके थे और बहुत सारे टैक्सेस भी बढ़ चुके थे। गांवों से लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती भर्ती कराया जा रहा था, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कराया जा रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। उसके बाद क्रॉप्स फेल्ड हो चुके थे, फैमिन आ चुका था यानी भुखमरी आ चुकी थी, एपिडेमिक आ चुकी थी, आपदा आ चुकी थी। ये सब कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही होना था। 1918 और 19 के दौरान ये सब कुछ हुआ था बच्चों, और ये सब कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था। और इस वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया था कि अगर युद्ध होता है तो लॉस ही लॉस है। समझ में आया सबको बात? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक नए स्नैप के साथ सामने आएंगे जिसमें सब कुछ बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम देखते हैं सत्याग्रह के बारे में। सत्याग्रह क्या था? इट मींस अपील फॉर ट्रूथ। सच के लिए अपील की गई थी सत्याग्रह में। पहला सत्याग्रह गांधी जी का साउथ अफ्रीका में होता है बच्चों। वोल्क्सरस्ट नामक जगह पे, ये प्लेस का नाम था जहां पे ये होता है। और ये कब हुआ था? नवंबर 1913 में, यानी इंडिया से बाहर ये पहला बार सत्याग्रह कर चुके थे साउथ अफ्रीका में, नवंबर 1913 में। किस लिए किए थे? अगेंस्ट रासिस्ट लॉज दैट डिनाइड राइट्स टू नॉन वाइट्स। इंडियन वर्कर्स वहां पे थे, उनके अधिकारों के लिए रोक लगा दी गई थी और कुछ रंग भेद के भी नियम लगा दिए थे। इसके लिए वहां पे वो किए थे। गांधी जी लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका में। 9 जनवरी 1915 को याद रखिएगा। 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौट जाते हैं। यहां आने के बाद पहले चंपारण सत्याग्रह, और इनके कथित तौर पे गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इनके कहने पर ही ये चंपारण जाते हैं। 1916 में प्लांटेशन वर्कर्स के लिए यहां पे सत्याग्रह करते हैं। फिर खेरा सत्याग्रह करते हैं 1917 में, पीजेंट्स रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू के रिलैक्सेशन के लिए। फिर अहमदाबाद सत्याग्रह करते हैं 1918 में, कॉटन मिल वर्कर्स को लेकर के ये सत्याग्रह यहां पे करते हैं। आई होप ये सत्याग्रह वाला आपको चीज बहुत ज्यादा समझ में आया होगा। और हाँ, मेरा स्टूडियो चूंकि स्टेशन के काफी करीब में, इसलिए रेलगाड़ी की आवाज जाएगी आपको, ठीक है? तो यहां पे आप ये सत्याग्रह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, और ये तो मैप में भी आता है करने के लिए बच्चों। मैंने मैप वर्क करवा के रखा है, आप जाके पुरानी वीडियोस में देखिए और दोस्तों को शेयर करिए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। वेलकम बैक बच्चों, और अब हम चलेंगे रोलेट एक्ट की तरफ, ठीक है? तो आइए देखते हैं रोलेट एक्ट। 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ था, सर जस्टिस रोलेट के द्वारा हुआ था। पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह पास किया गया था। यह एक्ट क्या किया था सर? पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस कर दिया था। और इस एक्ट में एक चीज और कही गई थी, मैं हिंदी में बताना चाहता हूं ताकि हिंदी में याद रहता है। न वकील, न दलील, न अपील। मतलब इसमें साफ साफ कहता है कि आप कोई वकील नहीं कर सकते हैं, ना ही कहीं कोर्ट में जाके आप अपील कर सकते हैं, ना ही अपने बारे में आप सफाई दे सकते हैं।
यह डिटेंशन किया था ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए जेल में बंद करने की भी बात की गई थी जो राजनीतिक लोग थे। 6 अप्रैल 1919 को ये जो चुकी था, ये बहुत ही खराब एक्ट था और इसके लिए 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी हड़ताल करते हैं। गांधी जी क्या करते हैं? हड़ताल शुरू कर देते हैं। दुकानें बंद रखी जाती हैं, स्ट्राइक्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन सब पे अटैक कर दिया जाता है। और उसके बाद इस सब के जवाब में सरकार तो चुप रहने वाली नहीं थी, क्योंकि सरकार ने महात्मा गांधी को अब पहचान लिया था। महात्मा गांधी ने 3 सत्याग्रह कर रखे थे। पहले ब्रिटिश ने इन्हें नजरअंदाज किया था, लेकिन अब ब्रिटिश इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तो 10 अप्रैल को यह सारी घटनाएं 10 अप्रैल को हुई थी और गवर्नमेंट जो थे रिप्रेस किए थे और फिर मार्शियल लॉ को अप्लाई किए थे। क्या किए थे? मार्शियल लॉ को अप्लाई किए थे। मार्शियल लॉ मिलिट्री रूल को अप्लाई किया गया था बच्चों, और इस बिल को ब्लैक बिल भी कहा जाता था। इस बात को याद रखिएगा। मैंने यहां पे कहा जनरल डायर, इसका मतलब अब जनरल डायर का आगमन तय हो चुका है। तो जनरल डायर के बारे में हम पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसके बारे में अच्छे से क्विक रिवीजन कर सके। आइए अब हम देखते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट। मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको बातें याद हो सके। मैं पहले ही बोल चुका हूं, आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब यहां पे आपको क्विक रिवीजन करना है। मेरी बातों को सुनिए और आपको सारे कुछ रिकॉल होते जाएंगे। आइए, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर जो आते हैं, बड़ी सी गाड़ी में आते हैं सिपाहियों के साथ, और जलियांवाला बाग में लोगों को एक तरह से कैद कर दिया जाता है। और बैसाखी का पर्व था और कहा जाता है कि आ रहे हैं जनरल डायर आप लोगों से कुछ बात करने के लिए। जब सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसमें बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सब लोग शामिल थे सर। इस मॉब, यानी मॉब मतलब भीड़, भीड़ पर ये गोली चलवा देते हैं। कौन? जनरल डायर। 1000 पीपल के आसपास मारे जाते हैं। इसमें, किसमें? जलियांवाला बाग इंसिडेंट में। ये अब तक के इतिहास में कहा जाए तो भारत के साथ एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ और इस हादसे को बहुत सारे नेता लोग भूल नहीं पा रहे थे। इसके बाद क्या होता है, जब जनरल डायर लोगों को मार देता है, उसके बाद क्या रिजल्ट्स थे देखते हैं। आफ्टर मैथ मैंने शब्द जानबूझकर लिखा है, क्वेश्चंस यही पूछ देगा आपसे, जलियांवाला बाग पूछने वाला नहीं है। इसका रिजल्ट पूछ देगा, क्या रिजल्ट हुआ था। आइए देखते हैं। आफ्टर मैथ में ब्रिटिश यूज्ड ब्रूटल रिप्रेशन, ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। ये साफ साफ जनरल डायर बोले थे कि मैं इंडियंस के नजरों में टेरर देखना चाहता हूं, आतंक फैलाऊंगा। और एक भय, यानी एक शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया था, AWE। अब कहने का मतलब भय, आंखों में भय देखना चाहते थे जनरल डायर हम लोगों की आंखों में। पीपल्स वेयर फ्लॉग्ड, लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया। गांवों को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। अब लोग, भीड़ उतर चुका था सड़कों पर, गलियों में उतर चुका था और उन्होंने भी अटैक करना शुरू कर दिया था और बहुत क्लैशेज हो रहे थे। जैसे ही ये सभी बात महात्मा गांधी को पता चलता है कि वायलेंस होने वाला है, तो गांधी जी की एक आदत थी, हालांकि गांधी जी हमारे बहुत अच्छे नेता रहे हैं, लेकिन इनकी एक आदत ये थी कि जब भी ये देखते थे कि कहीं हिंसा हो रही है, तो चूंकि ये अहिंसा के पुजारी थे, मुझे हिंसा नहीं चाहिए, हम अहिंसा के बल पे ही बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और इन्होंने, गांधी जी ने इस मूवमेंट को यहीं पे स्टॉप कर दिया था। क्या कर दिया था? स्टॉप कर दिया था। तो ये था आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे पढ़ा सके। आइए तो अब आगे बढ़ते हैं नन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरफ, जो जनवरी 1921 में लॉन्च हुआ था। नन कोऑपरेशन मूवमेंट से आगे हम पहले जानेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं खिलाफत मूवमेंट और नन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर के। मैं यहाँ कंफ्यूजन एकदम दूर करना चाहता हूँ कि खिलाफत मूवमेंट पहले अलग था बच्चों। ये क्या था सुनिएगा, इसका कारण क्या था सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद ओटोमन एम्पायर में जो खलीफा थे, खलीफा कौन थे? द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम। इस्लाम धर्म में जो धार्मिक गुरु माने जाते हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है। तो इस खलीफा को हटाना चाहते थे कौन? ब्रिटिश हटाना चाहते थे। ब्रिटिश क्या करना चाहते थे? यहां से खलीफा को हटाना चाहते थे। और चूंकि यह मुस्लिम से जुड़ा हुआ मामला था और इस बात से पूरी दुनिया के मुस्लिम जो थे वो रिसेंटेड, यानी निराश हो चुके थे। इसका मतलब निराश होना होता है, निराश हो चुके थे कि ऐसा खलीफा के साथ हो रहा है। तो खलीफा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मुस्लिम चाहते थे।
पूरी दुनिया में ये मुस्लिम गुस्से हो चुके थे और यही कारण था कि भारत में भी क्या थे, मुस्लिम गुस्से में थे। महात्मा गांधी ने इसे एक अच्छा अवसर देखा कि एक तरफ मुस्लिम भी गुस्से में है ब्रिटिश को लेकर के और यहाँ पे हम लोग भी गुस्से में है, यानी हिंदू भी गुस्से में है। तो यहाँ पे ये कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम को यदि मिला दिया जाए और एक कड़ा मूवमेंट यहाँ पे लाया जाए। और दूसरा कारण क्या था, इंडियंस जो थे फेल हो गए थे, रोलेट एक्ट के खिलाफ फेल हो गए थे। ये भी एक कारण था। किस चीज का? ये कारण किस चीज का था बाबू? ये कारण था इस चीज का, इसका नहीं था, ये इसका कारण था। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था, इसमें भी हम लोग काफी कुछ हद तक सहे थे, ये भी इसी का कारण था। किस चीज का? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। अब यहां पे क्या होता है फिर देखिएगा, मार्च 1919 में क्या होता है, मार्च 1919 में बॉम्बे में क्या होता है, सेशन, बॉम्बे में खिलाफत कमेटी फॉर्म होता है। लीडर्स कौन थे बाबू? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन्हें अली ब्रदर्स भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अली ब्रदर्स भी कहा गया, याद रखिएगा। फिर आते हैं सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन में क्या होता है, याद रखिए। सितंबर 1920 क्या था? कलकत्ता सेशन, ये मैप में भी आया है। कलकत्ता सेशन में क्या होता है? कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बनाने के लिए यहां पे लीडर्स को जरूरत महसूस करा दी जाती है। दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया जाता है कांग्रेस के द्वारा कि हम अडॉप्ट करते हैं, और जनवरी 1921 में इसे लागू कर दिया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम अगले स्नैप में पढ़ेंगे। अगले शॉट में हम लोग ये देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था और वो क्या था। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए अब देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। इसमें क्या क्या हुआ था बच्चों? तो सबसे पहले सरेंडर किए गए थे टाइटल्स का, ऑनर्स का, यानी जितने भी आदर सम्मान वाली चीजें और पुरस्कार दी गई थी हमारे नेताओं को, हमारे नेताओं ने उन सब चीजों का क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया था। बॉयकॉट, बहिष्कार किया गया था सिविल सर्विसेज का, ब्रिटिश के सामानों का, कोर्ट का, स्कूल्स का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का भी बहिष्कार यानी बॉयकॉट किया गया था। सिर्फ एक को नहीं किया गया था, जो कौन सा था? मद्रास। कौन सा था? मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहिष्कार नहीं किया गया था, बॉयकॉट नहीं किया गया था, याद रखिएगा आप। इसमें स्वदेशी सामानों को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज टू बी लॉन्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा लॉन्च किया गया था। सॉरी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की बात की गई थी यहां पे। और गांधी जी ने अपने किताब हिंद स्वराज 1909 में हिंद स्वराज में यह बात कही थी। मैंने साफ साफ हिस्ट्री की लाइंस को उठा करके यहाँ पे रख दिया है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। अगर पूछ दे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। अगर यहाँ पे ब्रिटिश का शासन है, वो यहाँ पे है भारत में, तो सिर्फ और सिर्फ कौन साथ दे रहा है? इंडियंस साथ दे रहे हैं। एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली, और बचे हुए इसलिए हैं क्योंकि हम लोग उनका कोऑपरेशन कर रहे हैं, हम लोग उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए वो यहां रह रहे हैं। वो अपने ताकत की वजह से यहां नहीं रहे हैं, हम यहां उन्हें रखना चाहते हैं ब्रिटिश को, इसलिए ब्रिटिश यहां रह रहे हैं। ये गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज किताब में कही थी, जो 1909 में आया था। इनका एक और किताब था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक और किताब थी इनकी यंग इंडिया, वो भी आप याद रखिएगा। तो ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। शुरू मैंने बता दिया है, अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है बच्चों। अभी मूवमेंट इन द टाउन चलेंगे, कंट्री साइड में रेबेलियन चलेंगे, स्वराज चलेंगे प्लांटेशंस में, और फिर नॉन कोऑपरेशन खत्म होगा। मतलब सर नॉन कोऑपरेशन में अभी और लंबी वीडियो जाने वाली है थोड़ी सी, क्योंकि सभी जगहों की बातें होंगी और बातें होने के बाद ही हम आगे कुछ बता पाएंगे उसमें। ये कैसे मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट, ये कैसे मूवमेंट रुकता है सर, आखिर कौन सा इंसिडेंट था जो इस मूवमेंट को रोकता है। तो इसके लिए हमें अगला स्नैप देखना पड़ेगा, अगला शॉट हम लोग देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे आपको बता सकूं। आइए अब देखते हैं बच्चों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस प्रकार से वर्क किया था। तो टाउन्स में, कंट्री साइड में और प्लांटेशन वर्कर्स के लिए। आइए
तो मूवमेंट टाउन्स में कुछ ऐसा फैला था कि मिडिल क्लास क्या किए थे, गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन, जितने भी भवन थे जो गवर्नमेंट चला रही थी, मतलब कौन चला रही थी सर, ब्रिटिश चला रही थी, उन सभी को क्या कर दिया इन्होंने, छोड़ दिया। क्या कर दिया, छोड़ दिया। साथ ही साथ जो विदेशी कपड़े थे, फॉरेन क्लॉथ थे, फॉरेन सामान थे, क्लॉथ थे, इनको बॉयकॉट कर दिया गया, इनको बहिष्कार कर दिया गया, इनको जला दिया गया। स्वदेशी को इनकरेज किया गया, मतलब स्वदेशी चीजों को इनकरेज किया गया था कि हमें अपने देश की चीजों को यूज करना चाहिए। जैसे खादी कपड़े की बात की गई थी। स्लो डाउन क्यों हो गया था ये मूवमेंट, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं था। हमने ब्रिटिश स्कूल तो छोड़ दिया, लेकिन हमारे पास कोई स्कूल नहीं था जाने के लिए, ना ही हमारे पास कोट था, ना ही हमारे पास कोई अच्छे से कपड़े थे। कपड़े थे तो खादी था, वो भी खादी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव होने के कारण हम लोग इसे खरीद नहीं पा रहे थे, यानी टाउन्स में। रेबेलियन इन द कंट्री साइड क्या था सर, बात अवध की है, पीजेंट वर्सेस लैंडलॉर्ड्स, यहां लड़ाई चल रही थी सर। कारण क्या था, फोर्स लेबर। क्या कारण था, फोर्स्ड लेबर। लीडर कौन थे, बाबा रामचंद्र। कौन थे, बाबा रामचंद्र। नाम याद रखिएगा। फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती काम कराया जा रहा था पीजेंट्स लोगों से, लैंडलॉर्ड लोगों के द्वारा। यही कारण था इस अवध में मूवमेंट का। नेता कौन थे, बाबा रामचंद्र थे। फिर बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और कुछ और लोग मिलकर के अवध किसान सभा का संस्थापना करते हैं, यहां पे इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। कब करते हैं, 17 अक्टूबर 1920 को ये करते हैं। मार्क द डेट, 17 अक्टूबर 1920 को करते हैं। दे ऑर्गेनाइज्ड नाई धोबी बांध। नाई और धोबी के लिए बांध भी ये लोग बनवाते हैं। कौन, बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और कुछ और लोग मिलकर के। आइए देखते हैं स्वराज इन द प्लांटेशंस के बारे में। प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का क्या मतलब होता है, द राइट टू मूव फ्रीली एंड लिंक विद देयर विलेजेस, मतलब अपने गांव से हम लिंकअप रख सके सर, जुड़ाव रख सके और आराम से हम घूम सके, यही हम चाहते हैं। कौन, प्लांटेशन वर्कर्स। एक इनलैंड ई माइग्रेशन एक्ट था। क्या था, सुन लीजिएगा। 1859 का ये एक्ट था। द वर्कर्स वेर नॉट परमिटेड टू लीव टी गार्डन्स विदाउट परमिशंस, यानी बिना परमिशंस के आप चाय के बागानों को छोड़ करके अपने गांव नहीं जा सकते हैं। ये इनलैंड ई माइग्रेशन एक्ट में कहा गया था। इस एक्ट में ये भी था। और अगर आप पूछने जाइएगा, परमिशन लेने जाइए, तो परमिशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये था इनलैंड ई माइग्रेशन एक्ट 1859 का, जिसमें वर्कर्स को परमिशन नहीं मिलती थी टी गार्डन्स में, टी गार्डन्स को छोड़ के जाने के लिए। और यही इसीलिए प्लांटेशन वर्कर्स क्या करते कि हमको स्वराज का मतलब यही है कि हम अपने गांव जा सके, हम आराम से रह सके। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुआ था। अब हम ये जानेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस इंसिडेंट की वजह से आखिरकार बंद हुआ था। आखिर इस मूवमेंट के बंद होने का क्या कारण था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी स्टडीज के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हाँ, तो ये वो इंसिडेंट था जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा बच्चों। इस इंसिडेंट की वजह से ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया गया था। इसमें क्या हुआ था मैं बता देता हूं। 4 फरवरी 1922 को इंडियंस ने क्या किया था, क्लैशेस करते वक्त पुलिस स्टेशनों को जला दिया था। तो एक गोरखपुर नामक जगह था, चौरी चौरा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आता है, जो पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जहां पे 22 पुलिस वाले मारे गए थे। आपको याद रखना है कितने पुलिस वाले मारे गए थे, 22 पुलिस वाले मारे गए थे। इस नंबर को याद रखना है आपको। फिर से वायलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी के द्वारा इस मूवमेंट को भी वापस ले लिया गया और महात्मा गांधी ने यह कहा कि अभी सत्याग्रही को और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, हमें और बताने की जरूरत है कि अभी और कैसे मूवमेंट करेंगे। तो ये था अब तक का पूरा इंसिडेंट। अब हम आगे पढ़ेंगे द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में साल्ट मार्च, गांधी इरविन पैक्ट और उसके बाद आए कहानियां हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। और आप सभी ने इस लेक्चर को देखा, मैं वादा करता हूं बच्चों आपका एनसीईआरटी से मैंने सारे पॉइंट्स को उठाया है। मेरे पास बहुत सारी किताबें, मैं उस पर से उठाता हूं बच्चों पॉइंट्स को। आगे देखिएगा, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स, सारे स्क्रीनशॉट्स को आप एक बार जरूर देखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जितना आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया एग्जाम से पहले। अभी मेरी बातों को सुन करके आपको चैप्टर्स याद होने चाहिए, ठीक है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप सभी लोग सैंपल पेपर बनाते रहिएगा। सैंपल पेपर बनाने से आपका परफेक्शन क्लियर होगा और जितना ज्यादा आप बनाइएगा उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होइएगा। मैं फिर से कह रहा हूं,
एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का आपको सैंपल पेपर बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कुछ कर सकते हैं। ठंड है मानते हैं, लेकिन यही एक महीना है जो आप मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि यह एक महीना फिर वापस लौट के आने वाला नहीं है। अगर एक महीना में आप एक महीने अच्छे से उठ करके पढ़ लेते हैं, सेट डेली 2 से 3 सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा बाबू, जो आप ही के लिए रहेगा, किसी टीचर का नाम उस पर नहीं रहेगा। मेरे वीडियो से आपका मार्क्स बढ़ जाए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। ये 10 मिनट का वीडियो था, आपने अच्छे से देखा, थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हिस्ट्री में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यह चैप्टर आपके एग्जाम में 10 नंबर लेकर के आएगा, यानी 80 नंबर में से 10 नंबर इस अकेले के चैप्टर से हैं। मैंने इस चैप्टर में पूरी दम लगा दिया है, बढ़िया तरीके से एकदम कंटेंट बनाया है, मज़ेदार कंटेंट है, और यह वीडियो आप सभी को बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों। तो मैंने सबसे पहले शुरू किया है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आप लोगों को अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जा करके प्लीज़ देखिए, वहां तक मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट तक के बता के रखा है। आइए शुरू करते हैं टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सबसे पहले बात करते हैं सर साइमन कमीशन की, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टॉरी गवर्नमेंट। किस द्वारा हुआ? टॉरी गवर्नमेंट के द्वारा। टॉरी गवर्नमेंट ब्रिटेन की सरकार है। आपको दिखने लगा होगा साइड में फोटोज कि टॉरी गवर्नमेंट के बारे में मैंने लगा रखा है पीडीएफ, सॉरी इमेज। ये था टॉरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, चेयरमैन सर जॉन साइमन। टॉरी गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी है बच्चों ब्रिटेन की, ठीक है। सर जॉन साइमन के चेयरमैन में ये आए थे। एकदम टू द पॉइंट मैंने लिखा है, और आप प्लीज अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अराइव्ड इन इंडिया 1928 में ये आते हैं। केम हेयर टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। भारत के संवैधानिक सिस्टम की अगर बात की जाए तो वो कैसे काम कर रहा है उसके बारे में बातचीत करने के लिए यह यहां पे आए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीजन याद रखिएगा। द कमीशन हैज 7 मेंबर्स बट नो एनी इंडियन मेंबर्स। क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, इस कमीशन को बॉयकॉट क्यों किया गया था? तो इस कमीशन को बॉयकॉट किया गया था क्योंकि इसमें 7 मेंबर्स थे, लेकिन कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था, कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये सब मिल करके एक स्लोगन के साथ वापस आते हैं, साइमन गो बैक का नारा लगाते हैं। और इस दौरान हमारे नेता लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मौत हो जाती है। तो लाला लाजपत राय ने यह बात कही थी कि मेरे सिर पर पड़ी लाठी, यानी मेरे सिर पर पड़ी लाठी अंग्रेजी हुकूमत पर आखिरी कील साबित होगी। हिंदी में बोल रहा हूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से। इन्होंने ये कहा था कि आपने तो मुझे मार दिया सर, लेकिन याद रखिएगा कि आपके द्वारा जो मेरी हत्या की जा रही है यह आपके द्वारा किया गया आखिरी काम होगा। अब हम भारतीय चुप रहने वाला नहीं है। उसके बाद भगत सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से बदला लिया था, वो स्टोरी अलग है बच्चों, मैंने क्लास में बता रखा है। अब यहां पे क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग गो बैक साइमन कहते हैं। अक्टूबर 1929 में क्या कहते हैं? 1929 अक्टूबर में, देखिए बच्चों ध्यान से, 1928 में ये आते हैं। 1929 में क्या कहते हैं? कमीशन रिकमेंड करता है, बोलता है क्या? डोमिनियन स्टेटस ले लो भारत। भारत बोलता है नहीं लेंगे। क्या है ये डोमिनियन स्टेटस? क्या है डोमिनियन स्टेटस? क्या है? तो इस स्टेटस का मतलब यह है बच्चों कि आपको अपनी सरकार चलानी है, चलाइए आप सरकार, लेकिन आप रहिएगा अंग्रेजी हुकूमत के अनुसार। आपको अंग्रेजों के अनुसार ही चलना होगा। आप मस्त अपनी सरकार चला सकते हैं, लेकिन अगर कोई काम करना है आपको ब्रिटिश से पूछना ही पड़ेगा, बिना पूछे आप नहीं कर सकते हैं। तो फिर तो वही बात हो गई ना सर कि आप हमें एक तरह से राजगद्दी दे रहे हैं लेकिन गुलाम बना करके रख रहे हैं, ठीक है। उसका इसका इफेक्ट क्या हुआ था ये मैंने अलग से नोट्स में से निकाल करके आपको यहां पे लिखा है बच्चों। इस साइमन कमीशन का असर क्या हुआ था? दिसंबर 1929 में बच्चों, अक्टूबर 1929 में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। इसमें कांग्रेस ने डिमांड किया, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में डिमांड क्या किया था? 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे यानी पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? पूर्ण स्वराज की बात की गई थी 26 जनवरी 1930 को। 1930 याद रख लीजिए बच्चों, आगे भी मैं पढ़ाऊंगा।
पूना पैक्ट में पढ़ाऊंगा कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट किया था। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए शुरू करते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। साल्ट मार्च 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी एक पत्र लिखते हैं इरविन को। किसको लिखते हैं? लॉर्ड इरविन को। और उसमें 11 डिमांड लिखते हैं। स्पेशली साल्ट मार्च की वो लोग बात करते हैं कि साल्ट टैक्स हटाया जाए। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत थी बच्चों। और नमक एक ऐसी चीज थी जो अमीर और गरीब सभी लोग इस्तेमाल किया करते थे। इट स्टार्टेड फ्रॉम गांधी जी आश्रम साबरमती से दांडी तक। इसे दांडी मार्च भी कहते हैं, साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, साल्ट मार्च भी कहते हैं बच्चों। 240 मील की दूरी थी और सी वाटर को बॉयल करके इस नियम को तोड़ा गया था। साल्ट मार्च को तोड़ा गया था सी वाटर को बॉयल करके। 78 वॉलंटियर शामिल थे महात्मा गांधी के साथ जो इसमें आगे बढ़ रहे थे। स्प्रीड कैसे हुआ था और आखिर इस सिविल साल्ट मार्च का आगे प्रचार प्रसार कैसे हुआ? तो किसानों ने कहा कि हम रेवेन्यू नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। इन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट लॉ को वायोलेट कर दिया और रिजर्व फॉरेस्ट में चले गए लकड़ियों को निकालने के लिए। लकड़ी को निकालने के लिए ये लोग रिजर्व फॉरेस्ट में चले गए, जबकि ब्रिटिश ने यह नियम बनाया था कि आपको रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जाना है। आगे देखते हैं। कॉलोनियल लॉज वेयर वायोलेटेड। कॉलोनियल लॉज कहने का मतलब जो भी ब्रिटिश ने नियम बनाए थे उन सभी नियमों को वायोलेट कर दिया गया, तोड़ दिया गया था। ये इस तरह इसका प्रचार प्रसार हुआ था। आगे देखते हैं। फिर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया था? गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया था वो सुनते हैं। तो अप्रैल 1930 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? अब्दुल गफर खान को अरेस्ट कर लिया। किसको अरेस्ट कर लिया? अब्दुल गफर खान को। मई 1930 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। मई 1930 में फिर इनको रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया गया था। महिलाओं को और बच्चों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया और इन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया था। लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। और तब सभी लोगों के कहने पे गांधी जी जाते हैं इरविन से बात करने के लिए, यानी लॉर्ड इरविन से बात करने के लिए। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होता है और दिसंबर 1930 को गांधी जी वहां पहुंच चुके थे बात करने के लिए। हालांकि वहां कुछ दिन ठहरते भी है और बातचीत होती भी है। ब्रिटिश बोलते हैं कि ठीक है, हम छोड़ देते हैं आपके लोगों को, बदले में आपको मूवमेंट बंद करना पड़ेगा। लेकिन बोल करके फिर ये मुकर जाते हैं। ये अंग्रेजों की आदत थी बुआ कि नेगोशिएशन फिर क्या होता है? फेल्ड हो जाता है। और जब महात्मा गांधी यहां से फिर महात्मा गांधी वापस लौट कर चले आते हैं। जब यहां आते हैं तो देखते हैं क्या? एक नए तरह का रिप्रेशन देखने को मिल रहा है, एक नए तरह का चीज देखने को मिल रहा है। जवाहरलाल ने रिप्रेशन मतलब नया तरह के दबाव बनाया जा रहा है, अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं हम इंडियंस को दबाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू को भी जेल में डाल दिया गया है, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया है। इन सभी चीजों को देख करके महात्मा गांधी बहुत टूट चुके थे, क्योंकि इनके पास आदमियों का सपोर्ट भी बहुत कम पड़ गया था और न चाहते हुए भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इस प्रकार इन्हें बंद करना पड़ा यहीं पे। हालांकि वो वापस भी इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन इन्हें मेंबर्स नहीं मिल पाते हैं बच्चों। मैं एक बात कहता हूं, साफ साफ सुनिएगा। अभी मैं बोल रहा हूं कि बच्चों विजडम सीरीज मेरी चल रही है, ठीक है? मेरी सीरीज कौन सी चल रही है? विजडम सीरीज मेरी चल रही है। अगर मैं यहां पे कंटेंट दे रहा हूं और कंटेंट में अगर कुछ गलती होती है तो आप मुझे कहोगे। अगर मैं चैप्टर्स नहीं पढ़ा पाया पूरे अच्छे से एग्जाम से पहले, तो आप मार्केट में क्या कहोगे कि हाँ, स्टडी स्पॉट वाले सर ने मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाया, मुझे धोखा दे दिया। तो वही बात यहां पर भी थी बच्चों कि आपने एक बार मूवमेंट बंद कर दिया था। अब जो लोग, यानी आप लोग मेरे साथ देख रहे तो आप लोग के साथ क्या हो गया? धोखा हो गया। तो उसी प्रकार महात्मा गांधी क्या बोले? महात्मा गांधी जब मूवमेंट क्लोज कर दिए तो जो लोग इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे कि हमें भी कुछ प्राप्त होगा, उन सभी लोगों को बहुत कस के धक्का पहुंचा इस चीज के कारण, ठीक है? तो वो लोग दोबारा शामिल नहीं हुए थे। अब अगले स्नैप में हम देखेंगे क्या कि क्या क्या आखिर कौन कौन से लोग भाग लिए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उनकी क्या उम्मीदें थी, क्या आशाएं थी, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों मैं फिर से कह दूं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या करिएगा? वीडियोस क्वालिटी में जाकर के 720 या 1080p पर कर लीजिएगा, या जितना बेहतरीन आप कर सके स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और तब आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको काफी अच्छा विजिबल होगा।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि हाउ द पार्टिसिपेंट्स सॉ द CDM। CDM दैट मीन्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस प्रकार देखे थे। तो रिच पीजेंट्री किस प्रकार, इनके लिए स्वराज का मतलब था कि हाई रिवेन्यू, यानी जो बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं वो टैक्स कम हो जाए। पुअर पीजेंट्स जो थे वो ये चाहते थे कि जो हमने भाड़ा नहीं भरा है ज़मीन का उसमें कमी होनी चाहिए, लेकिन हालांकि कांग्रेस ने इसे सपोर्ट नहीं किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुअर पीजेंट्स का कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था बच्चों। आइए, बिजनेस क्लास चाहते थे, प्रोटेक्शन चाहते थे, इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशों से अगर कोई सामान आता है तो उस पे ये लोग चाहते थे क्या कि मेरा प्रोटेक्शन बना रहे, मतलब अच्छे से यहां सामान आए। फॉर्म्ड इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस का निर्माण करते हैं। फिक्की का भी निर्माण होता है। फिक्की का निर्माण देखिए 1927 में होता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो 1927 में होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे हालांकि शुरू में सपोर्ट करते हैं, और एक बात बता दूं बच्चों, अगर कांग्रेस इंडस्ट्री वालों का सपोर्ट करेगी तो जाहिर सी बात है लेबर का सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है। मतलब कि यहां पे इंडस्ट्री वाले भी रहेंगे और मजदूर भी रहेंगे, दोनों का सपोर्ट कांग्रेस नहीं कर सकती, किसी एक का करना होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट कौन थे? मेन पुरुषोत्तम दास ठाकुर और GD बिरला, जिन्होंने काफी हद तक इस मूवमेंट को शुरुआत में तो सपोर्ट किया था, बाद में इन्होंने डिनाई भी कर दिया था। वोमेन, महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं थी इस मूवमेंट में, ये भी साथ ली थी। हम पहले बोलते महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये भी प्रोटेस्ट में, मार्च में भाग ली थी। हालांकि कांग्रेस इनको भी अनविलिंग था, अनिच्छा जाहिर किया था कि मैं वोमेन को अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि इन्हें मेजर पोजीशन, बड़ा पोजीशन मैं नहीं दे सकता हूं, अपनी असेंबली में इन्हें नहीं बिठा सकता हूं, तो महिलाओं का भी साथ इन्होंने नहीं दिया। इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिमिट्स के टॉपिक के बारे में हम देखते हैं तो गांधी जी ने दलित यानी अनटचेबल्स को कहा था, और गांधी जी ने यह कहा था कि हमारे यहां से गरीबी तब तक नहीं मिट सकती जब तक यहां का प्रत्येक व्यक्ति भूखा ना सोए। और हमारे यहाँ ऐसा आज भी है कि आज सभी व्यक्ति खाना नहीं खा पाते, कुछ व्यक्ति खाना फेंक देते हैं, तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो भूख के मारे अपना पानी पीकर गुजारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी ने दलित यानी अनटचेबल्स को हरिजन बोला था बच्चों, हरिजन यानी चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा था। और फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का स्थापना किया था, जो पीछे भी मैं बता चुका हूं और बोला था कि यहाँ पे वापस आएगा। 1930 में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, और तब गांधी जी ने महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र के एक जेल था यरवड़ा जेल, वहां पे महात्मा गांधी ने अनशन किया था, आजीवन अनशन, कि जब तक मैं जीवित हूं आप लोगों का बंटवारा नहीं होने दूंगा। हालांकि पूना पैक्ट को बढ़ावा दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, पूना पैक्ट को बढ़ावा दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश तो ये चाहते ही थे कि हम लोग टुकड़ों में बंट जाएं और बंट करके आराम से इन लोगों के द्वारा हम शासित होते रहें, शासन ये लोग हम पे करते रहें। महात्मा गांधी ये बात को समझ चुके थे और वो बोले थे कि नहीं, मैं सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दूंगा, आप हमारे साथ मिल करके रहिए, आप में से भी कोई सामने आइए और नेता बन सकते हैं, मैं वादा करता हूं सभी लोग आपको वोट करेंगे। तो इन्होंने फिर सीट नहीं दिया था। हाँ, ये कहा था कि सीट रिजर्व कर देते हैं काउंसिल इलेक्शन के लिए, तो इसलिए ये राजी हो गए थे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मुस्लिम्स के टॉपिक्स की, सुनिएगा ध्यान से। हमारा जो देश है, ये हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं और मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूं। आइए सुनते हैं मुस्लिम्स के बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना आस्क फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मुस्लिम रीजन के लिए, जहां जहां मुस्लिम लोग रहा करते थे उन सभी जगहों के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा था कि मैं आपसे डिमांड करता हूं, किस चीज की डिमांड करता हूं? सेपरेट इलेक्टोरेट की, मुस्लिमों के लिए एक अलग इलेक्टोरेट दे दिया जाए। लेकिन तभी मिस्टर MR जयकर, मिस्टर नहीं है बच्चों, MR जयकर है, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है M, क्या लिखा हुआ है बच्चों? M लिखा हुआ है। MR जयकर ऑफ हिंदू महासभा हैज डिनाइड इट। MR जयकर जो थे हिंदू महासभा के जो हेड एक तरह से थे,
वो खड़े होते हैं और साफ साफ बोलते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जी आपकी बात नहीं मानी जाएगी, हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते हैं। हम आप मुस्लिमों को यहां रहने के लिए तो बोल ही रहे हैं सर, हम कहां बोल रहे हैं कि आप अलग हो जाओ। हम भारत के देशवासी जो हैं, पूरा भारत एक मिल करके रहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग हो, हम सभी को मिल करके रहना चाहिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अलग ही रट लेके बैठे थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ये था कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको भविष्य में अच्छे प्रकार से देख सके। वैसे जो भी मैंने पॉइंट्स लिखवाया है, टू द फैक्ट लिखवाया है, सो प्लीज स्क्रीनशॉट इट। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, और अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। आइए शुरू करते हैं। द इमेज ऑफ भारत माता बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड रोट वंदे मातरम इन हिज नोवेल आनंद मठ वाज वाइडली संग। बहुत अच्छे से गाया गया था। इन सभी गानों को, जो वंदे मातरम जो गाना था, ये गाया गया था चारों तरफ, और इमेज ऑफ भारत माता भी चारों तरफ फैला था। द ट्राई कलर फ्लैग जो था वो डिज़ाइन किया गया था बच्चों बंगाल में, और इसमें उस समय में 8 लोटस हुआ करते थे और एक चांद हुआ करता था, जो कटा हुआ चांद हुआ करता था। 1920 के दौरान 1920 के दौरान गांधी जी डिज़ाइन किए थे एक स्वराज फ्लैग, रेड ग्रीन वाइट, जिसके बीच में एक चरखा लगा हुआ था, स्पिनिंग व्हील था बीच में, और ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा किए थे। खैर अब तो हमारा जो झंडा है, हमारे झंडे को डिज़ाइन किए हैं पिंगली वेंकैया, जो काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है उनको, और वो जो हमारा प्यारा तिरंगा काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, जिसके बीच में अशोक चक्र है। और ये जो स्पिनिंग व्हील था, ये सेल्फ हेल्प का प्रतीक था। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे किसका प्रतीक था, सेल्फ हेल्प का, स्वयं का हेल्प करने का। फोक सॉन्ग्स एंड टेल्स वेयर कलेक्टेड, कथाएं भी चुनी गई जगह जगह से कही जा रही थी, उसको उठाया जा रहा था और लोगों को बताया जा रहा था। नतेशा शास्त्री ने द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया लिखा था मद्रास में रहते हुए। भारत का ग्लोरियस डेवलपमेंट हर फील्ड में हो रहा था, और ये एक तरह से फीलिंग ऑफ प्राइड की बात थी। किसकी बात थी? फीलिंग ऑफ प्राइड, बिल्कुल गर्व की बात थी हम भारतवासियों के लिए कि भारत काफ़ी आगे बढ़ रहा था। तो बच्चों ये था चैप्टर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये 10 मार्क्स इस चैप्टर से आने वाले हैं। सो प्लीज़ इस चैप्टर को आप 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको मौका मिले आप रिकॉल कर लीजिए। आपको ये चैप्टर मैंने पूरे अच्छे से पढ़ाया है, और एक एक पॉइंट्स को मैंने खुद अपने हाथों से चुन चुन करके लिखा है अलग अलग किताबों से। मेरे पास बहुत सारी किताबें थी, मैंने NCERT को ऊपर रखा है क्योंकि वो मेरे अनुसार अच्छी किताब है SST और हिस्ट्री के लिए खास करके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आइए अब हम आपको ये बताते हैं बच्चों कि आपको मैं पूरा चैप्टर यहाँ करवाऊंगा। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और थोड़ा सा संयम रखिए। पूरा चैप्टर यहीं से आपका कंप्लीट करवाऊंगा, और जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े हैं उनको तो मेरी बात और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं सच में बता रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने शायद इस तरह के पॉइंट्स न लिखवाए हो, तो सॉरी फॉर दैट, बट आप यहाँ से तो कम से कम कर ही सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो हर बार की तरह like and subscribe my channel. Thank you very much.